अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। देखें स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो क्वांटिटी माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आपके सामने क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आया कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बट जब हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो अब हमने इसके साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लिया और अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपने याद रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, जस्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमें क्या बताती है पोटेंशियल ग्रेडियंट? ये हमें बताती है मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लिया जा रहा है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, या इसको दूसरे अल्फाज में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हम किस तरीके से देख सकते हैं कि कंसीडर कर लिया ये एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी साइड पे यहाँ पे हम नेगेटिव प्लेट बना लेते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल। और ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है इसके पोटेंशियल को हम कंसिडर करते हैं लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है, यानी पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इसीलिए तो ये नेगेटिव साइन लगाया गया है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है। डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी बता दी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसको शील्ड किया जा सकता है, यानी दरमियान में मीडियम रख के, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम रख के हम जो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको शील्ड कर सकते हैं, उसको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को शील्ड नहीं किया जा सकता। आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं अर्थ और अपने दरमियान, अर्थ आपको इक्वली अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपकी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, किसके निस्बत? ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत। और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक है, किसकी निस्बत जी? इलेक्ट्रिक फोर्स की निस्बत। दोनों ही फोर्सेस जो हैं, दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव, दोनों ही फोर्सेस क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी इनमें क्या होता है कि इनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है जी, ये जो पहली फोर्स लिखी हुई है इसका फार्मूला क्या होगा हम लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दूसरी वाली जो फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगी? F इज इक्वल टू के Q1
एफ इज इक्वल टू जी, ठीक है, सॉरी, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से गौर करें तो यहाँ पे ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं, ये दोनों फोर्सेस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही हैं। दोनों ही फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं किसके साथ जी? दोनों ही फोर्सेस आर स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन रख रही हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही फोर्सेस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। तो इसमें क्या होगा जी, इस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं कैपेसिटर की। ठीक है, इसके ज़रिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है। प्लेट्स के दरमियान एक होल है, इस होल को होल एच का नाम दे दिया गया है, और ऊपर एक ऑयल स्प्रेयर लगा हुआ है। जब ऑयल स्प्रेयर से ऑयल को स्प्रे किया जाता है, ऑयल के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इसकी सरफेस के साथ टकराते हैं और उन पे चार्ज आ जाता है। जब चार्ज आ जाता है और वो नीचे की तरफ आते हैं तो वो इसमें वो अपनी वेट की वजह से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, वो डाउनवर्ड किस वजह से आ रहे हैं? डाउनवर्ड मोशन जो है उनकी, वो उनके वेट की वजह से है। ठीक है, जब वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं हम स्विच को ऑन कर देते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे अमल करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको किस तरफ मूव कराने की कोशिश करती है? अपवर्ड। तो जो अपवर्ड मोशन करवाने वाली चीज़ है यहाँ पे, वो क्या है जी? इसके ऊपर अमल करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो ड्रॉपलेट आपके सामने मौजूद है ये यहाँ पे आके रुक जाता है किस कंडीशन में? जब इसके ऊपर एक्ट करने वाली डाउनवर्ड यानी इसके वेट की फोर्स और ऊपर की तरफ अमल करने वाली यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। उस सूरत में इस पे चार्ज मालूम कर लिया जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी हो जाएगा उस सूरत में। ठीक है जी, और फिर क्या होगा, एफ ई बराबर होता है क्यू ई के, और एफ जी बराबर होता है एम जी के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मालूम कर सकते हैं जी, इसके ऊपर चार्ज मालूम कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एम जी ओवर ई। और E आपके पास जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से किसके बराबर होता है? एम जी। E बराबर होगा V ओवर D के, तो D ऊपर आ जाएगा और E नीचे आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर V आ जाएगा यहाँ पे, ये लें। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम स्विच को ऑफ कर दें तो उस सूरत में क्या होगा? स्विच को जब ऑफ कर दें तो यही ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसका वेट इसको नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा होगा, जबकि इस पे एक ड्रैग फोर्स अमल कर रही है, क्योंकि ये फ्लूइड में मूव कर रहा है ना। तो जब ड्रैग फोर्स इस पे अमल करेगी तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ अमल करेगी, और एक कंडीशन ऐसे आएगी जिसमें ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर होंगे यानी एफ डी इज इक्वल टू एम जी होगा, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में हम इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो 6 पाई ईटा आर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है, जिससे ये मूव करने लग जाता है जब इस पर ड्रैग फोर्स और इसका वेट आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से एम जी, जब आप मास की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो मास की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है, मास की वैल्यू आप 4/3 पाई आर क्यूब रो पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद आपके पास जो इसका रेडियस आ जाता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। अब अगर आप आर इसका आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी।
तो ये उसका रिज़ल्ट है। और यहाँ से जब चार्ज निकाला गया तो वो मल्टीपल आया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम, इसका मल्टीपल आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसको समझने के लिए हम एक सरफेस ड्रा करेंगे यहाँ पे, कि कंसीडर कर लेते हैं ये एक सरफेस है। ठीक है जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इससे पास कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास कर रही हैं। यहाँ पे ये जो सरफेस है इसका एरिया किस तरफ होगा, इसका एरिया हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो एरिया हमेशा क्या होता है जी, नॉर्मल टू द सरफेस। अब आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन है और एरिया की क्या डायरेक्शन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इस सरफेस के यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे उसको इस सरफेस का फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है जी फ्लक्स का। फ्लक्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जबकि ये जो ए है ये ए टी यानी परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हम फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और इसको हम ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कॉस थीटा यानी ये जो एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान है। ठीक है, सरफेस के दरमियान नहीं है। जब सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है तब उसका वेक्टर एरिया पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। ये आपके सामने शो किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तीन केसेस इसके डिस्कस कर लेंगे, जिसमें पहला होगा जी मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स किस केस में होगा, जो आपके सामने मैंने बनाया है। इस सूरत में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, तो फाई बराबर आ जाएगा किसके जी, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करें फ्लक्स 0 कब होगा, तो 0 के लिए आप क्या करेंगे जी, यही डायग्राम बना लेंगे। इसको आप सरफेस को ऐसे रखेंगे, ये आपके पास सरफेस मौजूद है। ठीक है, और ये सरफेस का एरिया है जो नॉर्मल टू द सरफेस है। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो अब अगर आप गौर करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान आपको क्या एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एंगल आप गौर करें तो वो 90 डिग्री का एंगल है। और 90 डिग्री का एंगल होगा तो फिर फ्लक्स क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे हम 0 फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर 90 डिग्री का एंगल हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस सूरत में फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू, हाँ जी, ई ए कॉज 90, कॉज 90 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर एंगल कोई भी दिया गया है, थीटा 0 या 90 नहीं है, कोई और है, तो फिर आप वो पुट करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं गॉसेस लॉ की। गॉसेस लॉ क्लोज सर्फेसिस के लिए होता है, यानी अगर क्लोज सर्फेसिस हैं तो उसमें हम फ्लक्स मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो गॉसेस लॉ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जो है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे 1/ε0, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और Q जो है वो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस है। अब हम गॉसेस लॉ की चंद एक एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली एप्लीकेशन इसकी जो है वो है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है किसके जी, एक हॉलो चार्ज स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी है।
अब यहाँ पे ये हालो चार्ज सरफेस तो है, लेकिन आप देखें कि इसकी सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। अब आउटवर्ड जब निकलेंगी तो यहाँ से निकलने वाली जितनी भी लाइंस है वो यहाँ पे आएंगी, रिपेल हो जाएंगी, यहाँ पे आएंगी, रिपेल हो जाएंगी। क्यों रिपेल हो जाएंगी? क्योंकि तमाम लाइंस आ रही हैं ना, एक एक चार्ज की वजह से तो लाइंस नहीं आ रही, तमाम चार्जेस की वजह से लाइंस आ रही हैं, और ये तमाम लाइन सेंटर पे आते हुए रिपेल हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि अंदर नहीं आ पाएंगे। तो अंदर जो इनसाइड जो है, इनसाइड हालो चार्ज स्फेयर है, वहाँ पे फ्लक्स जो है आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे जी कि फाई ई यानी फ्लक्स बराबर होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इनसाइड चार्ज तो कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि चार्ज तो सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी ज़ीरो हो जाएगा। अगर फ्लक्स ज़ीरो हो गया तो आपको पता है फ्लक्स अभी हम पढ़ के आए किसके, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब बात यह है कि फ्लक्स तो ज़ीरो है, यानी ई डॉट ए जो है वो है ज़ीरो। अब एरिया जो है वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो क्या चीज़ ज़ीरो होगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आप बताएंगे जी इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। अब अगर हम बात करें इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की, एक शीट है जो इनफाइनाइट एक्सटेंट की है, यानी इस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऊपर तक जा रहा है इस पे। ठीक है, इनफाइनाइटली इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों पे होगी, और इनफाइनाइट एक्सटेंट की होगी। तो यहाँ पे जो आपकी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो बराबर होती है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है जी? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए के। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इनफाइनाइट एक्सटेंट के चार्ज जो हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आप जितना दूर जाते हैं, जितना भी दूर चले जाएं, वो जो चार्जेस हैं उनकी अट्रैक्शन जो है उस पॉइंट के लिए हमेशा उतनी ही रहती है, क्योंकि वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। आर लिख रहा हूँ डिस्टेंस के लिए। अब हम देख लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे बना के बता दूंगा, जो कि क्या होता है जी कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में दाखिल होती हैं। ठीक है, तो इसके सेंट्रल रीजन में ये जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसके सेंट्रल रीजन में फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म फील्ड का मैं आपको बताऊंगा। तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी होती है? चूंकि एक प्लेट से निकल रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वो सारी की सारी नेगेटिव में दाखिल हो रही हैं, दूसरी साइड पे नहीं जा रही, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर होगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फील्ड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। तो अब देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इस तरीके से हो कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के कहाँ दाखिल हो रही हैं जी? नेगेटिव में। अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जी? पैरेलल भी हो और इक्वली स्पेस्ड भी हो, तो जितने रीजन में लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होंगी उतने रीजन में हम कहेंगे कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। अगर ऐसा हो कि लाइन पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड हों
किसी रीजन में, तो उस रीजन में क्या होगा कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।